हेलो लर्नर्स, माय नेम इज़ अंकुर भारद्वाज और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिसर्च एंड स्टडी मेथड्स। देखिए लर्नर, इससे पहले भी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के ऊपर। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी और स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बाद ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिसर्च एंड स्टडी मेथड्स। तो राइट नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, यू कैन सी रिसर्च एंड स्टडी मेथड बाय अंकुर सर। देखिए लर्नर्स, मैं थोड़ा इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि ये जो टॉपिक होगा हमारा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस पे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है और स्पीड हमारी थोड़ी स्लो ही रहेगी इस वीडियो में। और मैं आपको बता देता हूँ कि आज का हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा इस मेथड्स इस तो वीडियो को करते हुए। रिसर्च एंड स्टडी मेथड्स बाय अंकुर सर। पहले हम पढ़ेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च क्या होता है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च क्या होते हैं, मेथड क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजिकल मेथड्स ऑफ स्टडी, टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल मेथड, रिसर्च डिजाइन, सैम्पलिंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स और जो भी इसको फॉलो करते हुए डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। टॉपिक थोड़ा एक तरीके से शॉर्ट है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगा तो थोड़ा समझाने में टाइमिंग ज़्यादा लगेगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक है और अब हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक। देखिए लर्नर्स, रिसर्च एंड स्टडी मेथड बाय अंकुर सर। रिसर्च का जनरल मीनिंग क्या होता है मैं बता दूं आप लोगों को। रिसर्च का मतलब होता है शोध करना, ये इसका ट्रांसलेटेड मीनिंग हो गया रिसर्च का। और स्टडी मेथड, तो रिसर्च एप्टीट्यूड क्या होता है पहले हम पढ़ेंगे। रिसर्च एंड स्टडी मेथड्स। व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक एंड मेथोडिकल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी इनटू अ टॉपिक और सब्जेक्ट मैटर। इसका मतलब रिसर्च एक तरीके की सिस्टमैटिक और मेथोडिकल इन्वेस्टिगेशन होती है, या कोई इंक्वायरी होती है किसी टॉपिक के बारे में और अ सब्जेक्ट मैटर यूजिंग अ वैरायटी ऑफ टूल्स टेक्निक्स एंड अप्रोचेस, जो कि विभिन्न टूल्स टेक्निक और अप्रोचेस के द्वारा की जाती है। इट इन्वॉल्व्स द कलेक्शन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन टू आंसर अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, कलेक्शन मतलब ग्रुप होता है, एनालिसिस का जो भी हमारे एनालिसिस होते हैं, इंटरप्रिटेशन होते हैं किसी भी डाटा के प्रति, इंफॉर्मेशन के प्रति, किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन या सर्टेन क्वेश्चन को आंसर करते हुए, सोल्व अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को समस्या को सोल्व करना, और एडवांस नॉलेज इन अ पर्टिकुलर फील्ड, या किसी फील्ड की एडवांस नॉलेज होना किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में। रिसर्च कैन टेक मैनी फॉर्म। जो रिसर्च होती है वो हमारी कई फॉर्म ले सकती है, जैसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, जैसे कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट सर्वे हुए, केस स्टडी हुआ, और लिटरेचर रिव्यू या कोई लिटरेचर का रिव्यू हुआ। The ultimate goal of research is to produce reliable and valid findings that can be used to inform decision making. जो अल्टीमेट गोल रिसर्च का क्या होता है, मतलब मुख्य उद्देश्य रिसर्च का क्या होता है कि रिलायबल और वैलिड फाइंडिंग्स को प्रोड्यूस करना, मतलब एक तरीके से विश्वसनीय और सटीक फाइंडिंग को प्रोड्यूस करना, जिससे कि हम जिससे कि हम डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने में आसानी हो, इम्प्रूव प्रैक्टिस एंड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू नॉलेज, और नए ज्ञान की उत्पत्ति हो। ये इसका मेन गोल होता है किसका, रिसर्च का। टू एंश्योर दैट रिसर्च इज कंडक्टेड एथिकली एंड विद रिगर, और जो हमारी रिसर्च हो वो कैसे कंडक्ट हो, एथिकली एथिकली कंडक्ट हो। गिव मी अ सेकंड, होल्ड ऑन, हियर वी गो, या तो पॉइंटिंग, ओके हियर वी गो। ये थोड़ा स्क्रीन में एक तरीके से पॉइंटर का गलती हो गई थी, तो मैं एक बार उसको एडजस्ट कर लेता हूँ। या ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट। इसमें एक तरीके से ये होता है कि जो हमारा अल्टीमेट गोल ऑफ रिसर्च, मैंने आपको बता दिया कि रिलायबल हो और फाइंडिंग्स हमारी सटीक आए उससे, और उसके अलावा उसको डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। और रिसर्च हमारी कंडक्टेड की जाती है एथिकली 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 एंड विद रिगर। इट इज ऑफन फॉलोज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड और गाइडलाइन। और रिसर्च जब भी हम करते हैं तो हम कुछ क्राइटेरिया या कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो हमारी, उनको हम फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। फिर आता है सच एज साइंटिफिक मेथड विच इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस। और साइंटिफिक मेथड को भी फॉलो करते हैं जिससे हमें किसी हाइपोथेसिस यानी किसी निर्णय, एक
मान सकते हैं कि किसी सर्टेन पॉइंट पे रीच करे, उसको कहते हैं हाइपोथेसिस। डिजाइन अ स्टडी, कलेक्टिंग डाटा, एनालाइजिंग रिजल्ट एंड ड्राइंग कंक्लूजन, और आखिर में उसका निष्कर्ष निकालना। तो ये तो हुआ हमारा रिसर्च का मतलब। आगे बढ़ते हैं अभी। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, सिस्टमैटिक अप्रोच। पहला कैरेक्टर है जो हमारा वो है सिस्टमैटिक अप्रोच। रिसर्च इज कंडक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर। जो रिसर्च होती है हमारी वो सिस्टमैटिक मैनर में कंसीडर मतलब कंडक्ट की जाती है, फॉलोइंग अ वेल डिफाइंड एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, और एक डिफाइंड और स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस की मदद से। दिस इंश्योर दैट रिसर्च इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, ऑब्जेक्टिव एंड कंसिस्टेंट इन इट्स अप्रोच। जिससे हमारी रिसर्च एक पर्टिकुलर एक तरीके से संगठित हो, ऑब्जेक्टिव उसका कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव हो, और कंसिस्टेंट मतलब एक कंटिन्यूस वे में हो अपनी अप्रोच में। एम्पेरिकल रिसर्च इज बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंस, और एम्पेरिकल रिसर्च जो होती है हमारी, एम्पेरिकल रिसर्च वो एम्पेरिकल रिसर्च इज बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंस, और एम्पेरिकल रिसर्च होती है हमारी वो एम्पेरिकल एविडेंस पे बेस होती है, दैट इट रिलाइज विच मीन्स दैट इट रिलाइज ऑन ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब वो हमारे अवलोकन पर रिलाई करती है, एक्सपीरियंस रेदर देन थ्योरी और स्पेकुलेशन, एज कंपेयर टू थ्योरी या स्पेकुलेशन। दिस रिक्वायर्स रिसर्चर टू कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड्स एंड टूल्स। ऑब्जेक्टिव क्या होता है रिसर्च का? रिसर्च एम्स टू बी ऑब्जेक्टिव एंड अनबायस्ड अप्रोच, मतलब जो हमारी रिसर्च होगी वो किसी प्रकार की बायसनेस नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की बायसनेस हमारी रिसर्च में कभी भी नहीं होनी चाहिए। दिस मीन्स दैट इट इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, मतलब किसी भी पर्सनल बायस से फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस और सब्जेक्टिव ओपिनियंस, और किसी सब्जेक्टिव ओपिनियन पे बेस ना हो। एंड इज बेस्ड ऑन फैक्ट एंड एविडेंस, और किस पे बेस हो? हमारे फैक्ट्स यानी तथ्य और एविडेंस पे। लॉजिकल रिसर्च इज लॉजिकल इन नेचर। रिसर्च इज लॉजिकल इन नेचर, मतलब रिसर्च होती है हमारी वो लॉजिकल होती है नेचर में, मीनिंग दैट इट फॉलोज अ रैशनल एंड लॉजिकल प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। इसका मतलब वो किसी पर्टिकुलर रैशनल, रैशनल का मतलब होता है किसी तर्क पे बेस हो, ऐसा नहीं कि विदाउट एनी रीजन। रैशनल का मतलब होता है किसी रीजन पे बेस हो, and logical process of inquiry. It involves developing hypotheses, testing them through data collection and analysis. एक सेकंड दीजिए, ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है हमारा पेन यहाँ पे, इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, इन कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके या आगे बढ़ते हैं। इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग हाइपोथेसिस, टेस्टिंग देम थ्रू डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, मतलब हाइपोथेसिस को डेवलप करना, टेस्ट करना, डाटा कलेक्शन को और एनालिसिस को, एंड ड्राइंग लॉजिकल कंक्लूजन बेस्ड ऑन एविडेंस। और जो भी हमारे एविडेंस आते हैं, जो भी हमारे रिजल्ट आते हैं, उनका कंक्लूजन करना। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष निकालना, एक तरीके से निष्कर्ष निकालना मतलब पूरा सार निकालना। एथिकल रिसर्च, एथिकल रिसर्च शुड बी कंडक्टेड इन एथिकल मैनर फॉलोइंग एथिकल प्रिंसिपल, मतलब जो एथिकल सिद्धांत होते हैं हमारे उसको फॉलो करना चाहिए, किसको? रिसर्च को। एंड गाइडलाइंस दैट प्रोटेक्ट द राइट एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल सब्जेक्ट्स, एंड ensuring that research is conducted with integrity एंड ऑनेस्टी, मतलब ईमानदारी से होनी चाहिए रिसर्च हमारी, और इंटीग्रिटी से। तो ये तो हुए हमारे कुछ एथिक्स जब हम फॉलो करते हैं किसी रिसर्च को कंडक्ट करते हुए। व्हाट इज मेथड? फिर आता है मेथड होता क्या है? मेथड रेफर्स टू द प्रोसीजर, टेक्निक और टूल्स यूज टू गैदर एंड एनालाइज डाटा। ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मेथड रेफर्स टू प्रोसीजर, टेक्निक्स और टूल यूज टू गैदर एंड एनालाइज डाटा इन ऑर्डर टू आंसर रिसर्च क्वेश्चन और टेस्ट हाइपोथेसिस। तो मेथड होता है हमारा एक प्रोसीजर, प्रोसीजर मतलब एक पूरी प्रोसेस होती है, टेक्निक और टूल जिससे हम किसी भी डाटा को गैदर करते हैं, मतलब इकट्ठा करते हैं, और फिर उसको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करते हैं ताकि हम रिसर्च के क्वेश्चन को उत्तर दे सकें, आंसर दे सकें, और टेस्ट हाइपोथेसिस या किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकें। A study, on the other hand, is an organized and systematic attempt to investigate a particular research question.
इसके कंट्रास्ट में स्टडी क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड मतलब संगठित तौर से एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट होता है जिसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है पर्टिकुलर रिसर्च क्वेश्चन के द्वारा और फिनोमेन यूजिंग वन और मोर मेथड। तो ये तो एग्जांपल हुआ मेथड होता क्या है। व्हाट आर साइकोलॉजिकल मेथड्स ऑफ स्टडी। अब क्या क्वेश्चन अराइज होता है कि साइकोलॉजिकल मेथड्स क्या होते हैं स्टडी के। साइकोलॉजिकल मेथड्स ऑफ स्टडी रेफर टू द वेरियस रिसर्च मेथड यूज्ड इन साइकोलॉजी टू गैदर एंड एनालाइज डाटा रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर। मतलब साइकोलॉजिकल मेथड जो होते हैं हमारे स्टडी में वो वेरियस रिसर्च मेथड होते हैं, अलग अलग रिसर्च मेथड होते हैं साइकोलॉजी में, जो कि गैदर करते हैं, एनालाइज करते हैं डाटा को और या ह्यूमन बिहेवियर, इमोशन एंड मेंटल प्रोसेसेस। These methods are important because they allow research to investigate and understand various aspect of human behavior। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्यों होते हैं, क्योंकि ये रिसर्चर को अलाउ करते हैं इन्वेस्टिगेट करने में, समझने में वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं ह्यूमन बिहेवियर के, विच कैन बी यूज टू डेवलप इंटरवेंशन, जो कि आगे किस काम में मदद करते हैं, डेवलप इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट फॉर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। और किसको ट्रीट करने में, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को ट्रीट करने में, यानी मानसिक डिसऑर्डर ट्रीट करने में भी मदद करते हैं कौन, साइकोलॉजिकल मेथड्स। इंप्रूव एजुकेशनल प्रोग्राम, प्रोग्राम्स को शैक्षिक प्रोग्राम्स को इम्प्रूव करने में, मतलब उनको इम्प्रूव मतलब उनको बेहतर बनाने में। आगे बढ़ते हैं। सम कॉमनली यूज साइकोलॉजिकल मेथड्स include experiments, surveys, observational studies, case study, and correlational study. Each of these methods has each of these methods has its strength and weakness, and researchers typically choose the method that is best suited to answer the specific research question that they are investigating। इसका मतलब ये है कि इसमें ये बताया गया है, मैं बता देता हूँ आपको, कि जो कॉमनली यूज साइकोलॉजिकल मेथड्स होते हैं हमारे, वो इसे ऐसे चूज किए जाते हैं, ऐसे चुने जाते हैं। सॉरी, सम कॉमनली यूज साइकोलॉजिकल मेथड इंक्लूड एक्सपेरिमेंट। उसमें कुछ हमारे मेथड्स जो इंक्लूड होते हैं वो होते हैं एक्सपेरिमेंट, सर्वे, ऑब्जर्वेशनल स्टडी, केस स्टडी एंड कोरिलेशनल स्टडी। ये हमारे साइकोलॉजिकल मेथड्स होते हैं और ये ऐसे चूज किए जाते हैं ताकि इनका जो स्ट्रेंथ और वीकनेस हो, इनकी जो कमजोरी या इनका जो बेस्ट पॉइंट क्या हो, कि वो रिसर्चर इस प्रकार से चूज करता है कि जो उसके स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन को आंसर कर सके, उत्तर दे सके, दे आर इन्वेस्टिगेट, जिसको वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजिकल मेथड्स ऑफ स्टडी। अब साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी की क्या महत्व होता है। साइकोलॉजिकल मेथड्स ऑफ स्टडी आर इंपॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजंस। हियर आर सम ऑफ द की। साइकोलॉजिकल मेथड्स ऑफ स्टडी हेल्प अस टू सिस्टमैटिकली एंड ऑब्जेक्टिवली एग्जामिन ह्यूमन बिहेवियर, यानी मनुष्य के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने में, एग्जामिन करने में, विचारों को एग्जामिन करने में, इमोशंस को एग्जामिन करने में। दिस कैन लीड टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल व्हाई बिहेव द वे दे डू। मतलब व्यक्ति किस प्रकार बिहेव करते हैं उनको समझने में भी हमारी मदद करते हैं। विच कैन बी यूजफुल इन वाइड रेंज ऑफ फील्ड्स, जो कि अलग अलग एरियाज में इंपॉर्टेंट होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। साइकोलॉजिकल मेथड्स कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई मेंटल हेल्थ इश्यूज, और ये हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज को आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचानने में भी मदद करते हैं, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, अवसाद कहते हैं जिसको हिंदी में, एंड टू डेवलप इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर दीज इशू। और फिर उनको धीरे धीरे उनकी मतलब ट्रीटमेंट को बेहतर तरीके से डेवलप करने में, उनको उपचार करने में भी मदद करते हैं। दिस कैन बी क्रूशियल फॉर हेल्पिंग इंडिविजुअल्स टू लिव हेल्दियर एंड मोर फुलफिलिंग लाइफ, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं हमारे, वो एक स्वास्थ्य भरा जीवन जी सके, एंड मोर फुलफिलिंग लाइफ, और अच्छी फुलफिलिंग लाइफ को भी वो जी सके। साइकोलॉजिकल रिसर्च कैन रिफॉर्म public policies in areas such as education, हेल्थ केयर एंड क्रिमिनल जस्टिस। साइकोलॉजिकल रिसर्च एक तरीके से रिफॉर्म मतलब एक क्रांति ला चुकी है, एक किस फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में भी, स्वास्थ्य की फील्ड में भी, और क्रिमिनल जस्टिस में भी। फॉर एग्जांपल, रिसर्च ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट टीचिंग मेथड कैन बी यूज्ड टू इंप्रूव एजुकेशनल पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। साइकोलॉजिकल रिसर्च कैन ऑल्सो
help us to better understand how the brain works. साइकोलॉजिकल रिसर्च की मदद से हम क्या जान सकते हैं और कि हमारा माइंड कैसे काम करता है या ब्रेन मस्तिष्क कैसे काम करता है एंड हाउ इट इज इन्वॉल्व इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस. दिस कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपिंग न्यू ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर. और इसकी मदद से हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं जितने भी, उनको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उनको क्योर कर सकते हैं एंड इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द ब्रेन इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर. और इस बात की समझ भी सकते हैं कि हमारा मस्तिष्क कैसे हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, यानी प्रभावित करता है. टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल मेथड्स रिसर्च डिजाइन. पहला मेथड आता है जो कि important है, experimental method. In simple language, an experimental may be defined as observation under condition which they can control and vary. Vary का मतलब बदलाव. The experimental method is generally preferred above other method because of its ability to understand the causal factor. एक्सपेरिमेंटल मेथड को जनरली प्रेफर किया जाता है दूसरे मेथड के कंपैरिजन में, क्योंकि इसके मदद से हम समझ सकते हैं कि कोजल फैक्टर क्या है, मतलब कारण फैक्टर. मतलब कोई भी चीज किन के कारण होती है उसको कहते हैं कोजल फैक्टर, कारण factors. An experiment is concerned about the study of relationship between changes in antecedent condition and the corresponding change in its consequence. The experimental method helps psychologists establish cause and effect relationship. ये जो रिलेशनशिप है ये काफी इंपॉर्टेंट है. क्या नाम है इसका मैं बता देता हूँ. कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. इसको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है. देखिए क्यों. देखिए हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है. ये साइंस में तो, जो विज्ञान होती है, साइंस होती है, उसमें तो सभी लोग पढ़ते ही हैं एक तरीके से कि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है. जैसे वाटर साइकिल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे चलती है. टाइड्स या यू कैन से दैट विंड्स, ये सभी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे चलती हैं. तो ये एक तरीके से उनको भी समझने में मदद करता है. फॉर्मिंग अ हाइपोथेसिस. To answer a problem, the teacher has a question or a problem in which effect of one thing, recitation method or other has to be explored. किसी भी समस्या को समझने के लिए शिक्षक के पास एक प्रश्न होता है, रिसाइटेशन की मेथड की फॉर्म में या रिटेंशन की मेथड में, जिसको उसको एक्सप्लोर करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ हर प्रीवियस नॉलेज. और अपनी प्रीवियस नॉलेज को बेसिस पे जो रिसर्चर होते हैं या एक्सपेरिमेंटर होते हैं वो एक हाइपोथेसिस को क्रिएट करते हैं. इन प्रेजेंट केस, वर्तमान समय में, टीचर स्टेट्स अ पॉसिबल आंसर टू द प्रॉब्लम. जो शिक्षक किसी भी आंसर को प्रॉब्लम, मतलब किसी भी प्रश्न का उत्तर, संभावित उत्तर सजेस्ट करते हैं. शी में हाइपोथाइज दिस एज द रिसाइटेशन मेथड. इसको किस वे में हाइपोथेसिस कर सकता है कि रिसाइटेशन मेथड इज बेटर फॉर रिटेंशन ऑफ पोएम. मतलब जैसे किसी भी पोएम को याद करने के लिए, रिटेंशन करने के लिए, मेमोरी में ग्रैस्प करने के लिए रिसाइटेशन मेथड वो सजेस्ट कर सकता है टीचर. तो ये क्या हुआ, एक तरीका हाइपोथेसिस है. आइडेंटिफाइंग इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को पहचानने में, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एक्सपेरिमेंटल मेथड वन मस्ट बी फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल. एक्सपेरिमेंटल को समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी होगा, आपको परिचित हो, किससे जरूरी होना होगा, जो कॉन्सेप्ट है हमारा वेरिएबल का. वेरिएबल इज एनी मेजरेबल एट्रीब्यूट ऑफ ऑब्जेक्ट. वेरिएबल क्या होता है, एक तरीके से मेजरेबल एट्रीब्यूट होता है ऑब्जेक्ट्स का, थिंग्स का और बीइंग्स का. क्वांटिटेटिवली मेजर्ड वेरिएबल्स आर एज, उम्र, इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, number of trials, sex, religion, caste, etc. The E is considered with two main kinds of variable. Independent variable जिसको abbreviated form में IV, सॉरी ये गलत बना दिया मैंने, IV होता है, और DV डिपेंडेंट वेरिएबल एब्रिवेटेड फॉर्म में. ये इंपॉर्टेंट हो गए हमारे. द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड बाय E. मेथड ऑफ लर्निंग इज द IV इन द प्रेजेंट केस. तो ये आप पढ़ लेना, ये एक तरीके से बताया गया है इनके बारे में. सैम्पलिंग ऑफ पार्टिसिपेंट, उसको फॉलो करते हुए क्या है फिर हमारा सैम्पलिंग ऑफ पार्टिसिपेंट, मतलब जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका सैम्पलिंग करना. द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड द पॉपुलेशन इज टू बी सिलेक्टेड फॉर द स्टडी एंड डिसाइडिंग ऑन द मेथड ऑफ सेलेक्टिंग द सैंपल. फॉर एग्जांपल, इफ one wants to take the student of 5th class for experiment, she can possibly go to all the school. So she decide to take equal number of student of 5th class on one school. A sample represent the whole population. यानी इसमें क्या बताया कि अगर कोई टीचर है 5वीं कक्षा का, उसको स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं 5th क्लास के, तो वो पूरे स्कूल में, उसको ये पॉसिबल नहीं होगा कि वो पूरे स्कूल में जाए उसके लिए. सो शी कैन डिसाइड टू टेक इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास ऑन वन स्कूल.
तो एक स्कूल में वो 5वीं कक्षा के बच्चों को समान संख्या में ले सकता है। अ सैंपल रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन। तो उसको एक तरीके से उसने एक सैंपल बना लिया जो कि पूरी पॉपुलेशन, जो कि पूरी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है। Control of extraneous variables. There is a possibility that some other variables like age, gender may affect retention. कई बार क्या संभावना होती है कि कुछ वेरिएबल होते हैं जैसे उम्र, जेंडर, ये रिटेंशन को अफेक्ट करें। ऑल दीज वेरिएबल्स हैव टू बी कंट्रोल। ये सारे वेरिएबल कंट्रोल करने होने चाहिए हमें, मतलब इनको काबू पाना चाहिए। इन ऑर्डर टू डू सो द ई सिलेक्ट्स पार्टिसिपेंट ऑफ सिमिलर इंटेलिजेंस एज एंड लर्निंग। फिर आता है मैचिंग का केस। मैचिंग क्या बताता है? द पार्टिसिपेंट आर मैच्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक। जो पार्टिसिपेंट द पार्टिसिपेंट आर मैच्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक। जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनको उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे मैच करना चाहिए। एलिमिनेशन। एन अनवांटेड वेरिएबल में बी कंट्रोल्ड बाय एलिमिनेशन। जो अनवांटेड वेरिएबल होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है? एलिमिनेशन के द्वारा। एलिमिनेशन का मतलब निकाल लेना। Constancy of condition. If elimination is not possible, the condition may be made constant for entire duration of experiment. अगर elimination संभव नहीं है तो condition क्या बनाई जाएगी? constant, मतलब स्थिर बनाई जाएगी पूरे duration में, experiment के duration. Planning, designing the experiment. The experimenter will select group of citizens, divide them in half, give them same material to memorize. One group is structured to read the material, cell entry. This is called the control group. Control group एक तरीके से क्या होता है? मतलब जो एक्सपेरिमेंटर होता है, जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा होता है, उसको एक्सपेरिमेंटर कहते हैं। वो हाफ को डिवाइड कर लेगा नंबर्स को और उनको एक पोएम देगा सेम क्लास में याद करने के लिए। एक ग्रुप को इंस्ट्रक्ट करेगा कि उसको पढ़ने के लिए, एक ग्रुप को याद करने के लिए। दिस ग्रुप इज कॉल्ड द कंट्रोल ग्रुप। और इस ग्रुप को जो क्या कहेंगे, वो उस ग्रुप को कंट्रोल ग्रुप कहेंगे। द अदर ग्रुप रिसाइट द पोएम लाउडली फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। और जो दूसरा ग्रुप क्या करेगा, पोएम को या एक बोलेगा। दिस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट ग्रुप। रिटेंशन ऑफ बोथ ग्रुप्स विल बी कंपेयर्ड। देखिए मैं बता देता हूँ क्या होगा इसमें। देखिए दोबारा समझा देता हूँ थोड़ा सा। मतलब एक एक्सपेरिमेंटर होता है जो, वो क्या करेगा, गिव मी अ सेकंड, ये पीछे हो गया। जो एक्सपेरिमेंटर होगा वो दो टाइप्स में पॉपुलेशन को डिवाइड कर देगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट को। एक को कर देगा, बोल देगा कंट्रोल ग्रुप, दूसरे को बोल देगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप का काम क्या दिया उन्होंने, क्या काम एंगेज किया उन्होंने, क्या काम असाइन किया कि उनको पोएम याद करनी है, दूसरे को पोएम रीड करनी है। फिर उनको काम बांट दिया दोनों में। फिर उनकी जो लर्निंग है उसको फिर उन्होंने तुलना की, कंपेयर किया। कंपेयर मतलब तुलना की दोनों की। वेरीफाइंग द हाइपोथेसिस। फिर हाइपोथेसिस को कैसे वेरीफाई करना है? इफ द एक्सपेरिमेंट फाइंड अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ रिटेन्ड बाय द टू ग्रुप्स। अगर जो एक्सपेरिमेंटर को ये पाया गया, उसके क्या रिजल्ट मिला उसको कि दोनों के बीच में काफी डिफरेंस है, दोनों ग्रुप्स के बीच में किस चीज में, याद करने में। ही में इन्फर द रिसाइटेशन मेथड इज बेटर फॉर द रिटेंशन ऑफ मार्क्स। तो उसने क्या कंक्लूड किया कि जो रिसाइटेशन मेथड है वो अच्छा तरीका है रिटेंशन ऑफ पॉइंट को करने में। दिस फाइंडिंग विल प्रूव द हाइपोथेसिस। और इससे हाइपोथेसिस हमारी प्रूव हो गई। Here this complete. डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। पहले की वीडियोस में भी मैंने बताया था कि कई मेथड्स के अपने आप में डिसएडवांटेज, ड्रॉबैक्स भी होते हैं, तो इसकी बता देता हूँ। द एक्सपेरिमेंटल मेथड इज वेरी पावरफुल फॉर गैदरिंग साइंटिफिक डाटा बट इट ऑल्सो हैज लिमिटेशन। The finding obtained from this study may not apply to natural situations. Sometimes an experiment might prove unethical or dangerous. In some situations, experimental may interfere with behavior that is pleasant. मतलब कई बार क्या होता है, एक्सपेरिमेंट हमारे एक तरीके से डेंजरस, खतरनाक साबित होते हैं और अनएथिकल भी साबित होते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है वो दो पार्टिसिपेंट के बिहेवियर के साथ एक तरीके से चेंजेस आ जाते हैं, तो उसके कारण होता है सर। एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस सेक्शनल मेथड। इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ सैंपल स्ट्रेंथ व्हिच अकर्स इन द स्टडी ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। क्रॉस सेक्शनल मेथड की क्या एडवांटेजेस हैं, क्या मतलब लाभ है उनके? इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ सैंपल स्ट्रेंथ। इट प्रिवेंट मतलब ये क्या करता है, क्रॉस सेक्शन मेथड ये लॉस, ये सैंपल स्ट्रेंथ को लॉस करने में प्रिवेंट, रोकथाम करता है। इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। और इसका जो पैसा खर्च लगता है इसमें ये कम लगता है। सेव्स टाइम, टाइम बचाता है। एंड फैसिलिटेट रिकॉर्ड कीपिंग। इट इज प्रैक्टिकेबल, ये प्रैक्टिकल होता है नेचर में। डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस सेक्शनल मेथड। द टोटलिटी एंड द इंडिविजुअलिटी ऑफ पर्सन इज लॉस्ट।
देखिए इससे पहले मैंने शायद बीच में छूट गया एक तरीके से, क्रॉस सेक्शनल मेथड इसमें छूट गया है, वो मैं बाद में नेक्स्ट स्लाइड में कवर कराऊंगा। वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया मैं यहाँ स्लाइड बनाते वक्त, तो मैं बाद में बताऊंगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट ही आगे बढ़ते हैं। क्रॉस सेक्शनल मेथड के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये मेथड की डेफिनेशन मैं पूरा डिलिबरेटिव नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग में बताऊंगा, लेकिन इसके एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं, डिसएडवांटेजेस यहाँ पे लिखी गई हैं, फिर सीधा आते हैं हम लॉन्गिट्यूडिनल मेथड पे। लॉन्गिट्यूडिनल मेथड क्या होता है? इट इज अ लेंथ वाइज स्टडी ऑफ डेवलपमेंट। ये एक तरीके से लेंथ वाइज स्टडी होता है डेवलपमेंट का। एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, एज द नेम सजेस्ट, इन कंट्रास्ट टू द अर्लियर अप्रोच, मतलब लेंथ वाइज डेवलपमेंट को स्टडी करना किस में आता है? लॉन्गिट्यूडिनल मेथड। दिस अप्रोच emphasize on the study of same person over a period of time, noting the stability and changes take place during the same span। इस मेथड में हम पढ़ते हैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में कि वो पूरे टाइम में उसकी क्या स्थिरता है, क्या उसमें बदलाव आए किसी पर्टिकुलर टाइम में, किसी पर्टिकुलर निश्चित समय में। दिस दस इफ अ सेट ऑफ न्यू बोर्न बेबीज कंस्टिट्यूट द सैंपल, और जो न्यू बोर्न बेबीज जो पैदा हुए हैं उनको सैंपल कंस्टिट्यूट करते हैं। दे आर सीन थ्रू इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। सेवरल मेथड आर यूज, और इस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को समझने के लिए अलग अलग मेथड यूज किए गए हैं। पहला है केस स्टडी, is an example of one such method used for the study of behavior over a long period of time। केस स्टडी ऐसा ही मेथड का नाम है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बिहेवियर को नोटिस करते हैं किसी लंबे समय। Piaget's study of eye-hand coordination on his daughter is one famous example of longitudinal approach। पियाजे ने अपनी ही बेटी पे आई हैंड कोऑर्डिनेशन की स्टडी किया था। ये किस चीज का उदाहरण है? लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच का उदाहरण है। तो आज के लिए इतना ही। देखिए लर्नर्स, मैंने काफ़ी इफेक्टिव वे से आपको उम्मीद है कि अंडरस्टैंड कराया होगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी प्रकार एजुकेशनल साइकोलॉजी पे वीडियोस डालता रहता हूँ, तो प्लीज़ इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए जिससे आई विल बी गेट मोटिवेटेड। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।